स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर और ये हिंदी मीडियम का घर्षण पार्ट है जो कि कक्षा 8 का पार्ट है और अध्याय है 11। हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि घर्षण क्या होता है और घर्षण के प्रकार भी बता चुके हैं, जिसमें से हमें तीसरे प्रकार के बारे में आज डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे घर्षण पार्ट का तीसरा प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तीसरे प्रकार का नाम है लोटनिक घर्षण। क्या नाम है? लोटनिक घर्षण। भाई बचपन में नहीं माँ बाप जब आप लोग मिट्टी वगैरह में खेलते हो तो कहते हैं क्यों लौट रहे हो भाई, है ना। तो ये लौटना का मतलब यहाँ पर इसी उससे हो रहा है कि गोल गोल घूमना, ठीक। तो वो घर्षण जो गोल घूमने पर पैदा होता है, किसी चीज़ के गोल घूमने पर पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोटनिक घर्षण। मान लीजिए कि ये दो चक्के लगे हुए हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। आप इन पे फोर्स लगा रहे हो और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पे लगने वाले घर्षण के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इन पे जो घर्षण लगेगा वो कितना लगेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि चक्के का साइज छोटा है, ठीक, और वो बहुत ही कम टाइम के लिए नीचे वाली सतह से छुल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लगने वाला घर्षण सबसे कम माना जाता है। यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है या घर्षण वाला है, ये सबसे कम माना जाता है। अगर आप कंपेयर करो, अगर आप तुलना करो किस किस की, गति घर्षण की और स्थैतिक घर्षण की, तो लोटनिक घर्षण जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो संपर्क में रखी दो सतहों जिनमें से एक दूसरे के ऊपर लुढ़क रही है के मध्य उत्पन्न घर्षण बल लोटनिक घर्षण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि एक सतह सीधी है और दूसरी उसके ऊपर लुढ़क लुढ़क के आगे आगे बढ़ रही है। तो इस स्थिति में जो घर्षण पैदा होता है, इस स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर दो सतह मिल रही होंगी वहाँ पर जो घर्षण पैदा हो रहा है, इस घर्षण का नाम है लोटनिक घर्षण, ठीक है। आगे देखते हैं। उदाहरणार्थ फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद एवं फर्श के मध्य लोटनिक घर्षण उत्पन्न होता है। एक बॉल लीजिए और जैसे ही आपने देखा है कि आप बॉल को फर्श पे थोड़ा सा धक्का देते हैं, पुश करते हैं, वो कुछ दूर तक तो जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो क्यों रुकी ये बॉल इसलिए रुकी क्योंकि लोटनिक घर्षण ने इसको रोक लिया और आगे बढ़ने की मनाही कर दी, ठीक है। इसीलिए कोई भी गोल चीज जब घूम रही हो तो लोटनिक घर्षण अपना काम करना शुरू कर देता है और वस्तुओं को रोकने लगता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है। आगे देख लेते हैं। लोटनिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से बहुत कम होता है। मतलब यह है कि लोटनिक घर्षण अगर आप कंपेयर करो तीनों घर्षण को, किस को, सबसे पहले स्थैतिक घर्षण को, गतिक को और लोटनिक को, तो सबसे कम मान हमारे लोटनिक घर्षण का ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक चीज़ रुकी हुई है और दूसरी वो क्या कर रही है, पहली वाली सतह के एक सतह स्थिर है और दूसरी उसके ऊपर लुढ़क कर आगे बढ़ रही है। और लुढ़क कर बढ़ने से ये होता है कि ये जो सतह है ये बहुत ही कम देर के लिए दूसरी सतह, पहले ऑब्जेक्ट की सतह दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह बहुत कम टाइम के लिए आपस में मिल पाती हैं। इसकी वजह से लोटनिक घर्षण काफ़ी कम पैदा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। यही कारण है कि सभी वाहनों में पहिए लगाए जाते हैं तथा मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग में धुरा गेंद पर बिन गति के घूमता है। देखिए ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाना होता है तो इनको उठा कर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जितना ज़्यादा भारी वजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, घर्षण। जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। FR लिखा है मैंने इंग्लिश में, तो इसको समझ लीजिए कि FR का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बता रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी मशीन होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। इसकी वजह से ले जाना बड़ी बड़ी मशीनों को मुश्किल है। लेकिन अगर मशीनों के नीचे छोटे छोटे पहिए आप यहाँ पर सेट कर दें तो आराम से लुढ़कती लुढ़कती यह लुढ़कती आगे बढ़ सकती है मशीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मशीन पूरी बड़ी सी मशीन सतह के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, जबकि कौन कांटेक्ट में आ रहा है? पहिए। इसीलिए घर्षण बल कम हो जाता है, और लौटनी घर्षण कम होने की वजह से आराम से कोई भी भारी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए बॉल बेयरिंग नाम की एक चीज़ का जिक्र आया है। तो बॉल बेयरिंग कहाँ लगती है पहले ये देख लेते हैं। तो बॉल बेयरिंग जो है मशीनों में लगती है, जो कि कई घंटों तक काम करने जिनको पड़ता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है पंखे। आपके घर में, सबके घर में पंखे हैं, तो पंखे जो हैं वो बॉल बेयरिंग उनमें लगी होती है। बॉल बेयरिंग में देखिए कुछ नहीं है, ऐसे गोल छल्ले होते हैं, एक छल्ला, फिर उसके बगल में यहाँ पर ऐसे थोड़ा गोल बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये फिर समझ लीजिएगा कि गोल है, गोल मान लीजिए इसको। तो ऐसे दो छल्ले हैं, और छल्लों के बीच में यहाँ पर मार्बल्स, या जिसको कहते हैं कंचे नुमा मेटेलिक छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। ठीक है, तो इन बॉलों का काम क्या होता है? देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने मोती की माला अंदर डाल दी है, लेकिन उसका कुछ काम होता है। उसका काम ये होता है कि जो सतह अंदर है, ये अंदर वाली, और ये जो बाहर वाली सतह है, ये आपस में एक दूसरे पर घर्षण ना कर लें, और ना करने की वजह से यहाँ पर एक शैफ्ट या एक्सेल लगा होता है। ठीक है, उस एक्सेल पे बहुत ही कम क्या लगी? घर्षण बल लगे, और यह आराम से मूव कर सके, इसीलिए ये बॉल बेयरिंग लगाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि द्रवों और गैसों के कारण घर्षण। देखिए अभी तक हम ये बात कर चुके हैं कि जो सॉलिड है, जिसको बोलते हैं हम ठोस, तो ठोस जो है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इनमें भी घर्षण होता है। और देखिए सॉलिड के बाद हो गया लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव, तो द्रव में भी हम घर्षण महसूस कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और साथ में देखिए गैस। ठीक है, तो गैस में भी घर्षण होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मतलब जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों की तीनों ही घर्षण को महसूस करती हैं। तो सॉलिड पार्ट तो अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? द्रव और गैस की, कि दोनों की ही बात करेंगे कि अब इनमें जो है किस तरीके से हम घर्षण को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और क्या काम आता है घर्षण हमारे लिए। पहले पढ़ लेते हैं, तब फिर मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगी। आपने पढ़ा कि जब किन्हीं दो ठोस की सतह एक दूसरे पर गतिमान होती है तो घर्षण उत्पन्न होता है। द्रव तथा वायु भी इनमें गतिमान वस्तु पर घर्षण उत्पन्न करते हैं, यद्यपि ये ठोस की अपेक्षा कम घर्षण उत्पन्न करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो हवा है, आपने देखा होगा कि जब हवा बहती है गर्मियों में, खास तौर पे लू टाइप की या गर्म हवा, है ना। अब जब ये पेड़ों से होके गुजरती है, मान लीजिए किसी जंगल से होके गुजर रही है, ठीक, जब ये जंगल से होके गुजरती है, यहाँ पेड़ बना लीजिए, ये हवा जो है जब गुजरेगी तो पेड़ की पत्तियां आपस में टकराएंगी, और टकराने की वजह से घर्षण पैदा हो जाता है, और घर्षण की वजह से पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो गैस हैं या फिर हवा है वो भी घर्षण प्रोड्यूस करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं आप कि आपने हवाई जहाज़ देखे होंगे, वो कुछ कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। तो ये आकार इसलिए बनाया जाता है उनका, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, या फिर जिसको बोलते हैं रेखीय आकार भी बनाया जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है धरा रेखीय, सॉरी रेखीय नहीं, इसको धरा रेखीय कहते हैं। और धरा रेखीय जो आकार होता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि हवा जो बहुत तेज़ चल रही है, जब हवा आसमान में हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो हवा सामने से आने वाली हवा दो अलग अलग भागों में बट जाए। क्या हो जाए? दो अलग भागों में बट जाए। और बटने की वजह से जैसे ही वो बटती है, जहाज़ का सरफेस और हवा
आपस में बहुत ही कम टाइम के लिए एक दूसरे से मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या, बहुत ही कम घर्षण यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई भी हवाई जहाज आसमान में चल रहा है तो सामने से आने वाली हवा को इसका हवाई जहाज का ये जो शेप है, धरा रेखीय जिसको कहते हैं, ये दो भागों में हवा को बांट देता है, ऊपर की तरफ एवं नीचे की तरफ। ठीक है, अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जब हवा बटेगी तो यह सतह को छूती भी जाएगी, भाई हवाई जहाज की सतह को छू के ही निकलेगी ना। तो क्योंकि बट गई हवा और सतह को छू रही है, लेकिन हवाई जहाज क्योंकि गतिमान है तो छूने का वक्त बहुत कम होता है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से छूकर निकल जाती है, और क्योंकि जब जल्दी से छूकर निकल जाएगी कोई चीज़ तो घर्षण कम लगता है। तो घर्षण बल जो है इस आकार की वजह से, ये जो धरा रेखीय आकार है, इस आकार की वजह से कम हो जाता है, किसमें, सभी गैसों में। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसका जो बीच का भाग है, ये वाला भाग जो है ना, ये चौड़ा भाग होता है। चौड़ा इसलिए होता है ताकि ये जो हवा बगल से निकल गई है, ठीक, कुछ टाइम आगे जाने पर, मतलब जब तक हवाई जहाज का बीच का पार्ट आए तब तक वह हवा जो है वो हवाई जहाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बीच में आती है वह मदद करती है हवाई जहाज को अपलिफ्ट कराने में या फिर ऊपर की तरफ जाने में। आई बात समझ में आपको? चलिए अब पानी के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, तो ये और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 2। ये क्रियाकलाप 2 में लिखा क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आपने अपने दोनों सूखे हाथों को एक दूसरे पर रगड़िए। अब अपने हाथों को नल के नीचे रखकर उन पर पानी गिरने दें। अब इन्हें पुनः रगड़िए। किस स्थिति में हाथों को रगड़ना सरल था? भाई ये वाली एक्टिविटी तो आप घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप दोनों ही तरह की एक्टिविटी, सूखे हाथों को रगड़ना और पानी के नीचे हाथों को रगड़ना, ये दोनों ही करके बताया गया है। ये सूखे हाथों को रगड़ने वाली जो एक्टिविटी है, ये ज़्यादातर जो है सर्दियों में आप लोग नॉर्मली करते ही हैं बगैर किसी के कहे के। उसमें ये होता है कि भाई सर्दी लग रही है तो हाथ रगड़ लो, और जैसे ही हाथ रगड़ेंगे तो दोनों हाथ की रगड़ की वजह से दोनों की सतह पर घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होता है, हीट माने ऊष्मा। याद रखिएगा कि घर्षण, जिसको मैं F और R से लिख रही हूँ, F R का मतलब आप समझ लेना कि फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन एक तरीके का बल है तो फ्रिक्शन फोर्स लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स से क्या पैदा होता है, फ्रिक्शन फोर्स से हीट या फिर ऊष्मा, H लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा कि हीट या फिर ऊष्मा पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जब हम रगड़ते हैं तो ऊष्मा पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कि हमारे ठंडे हुए हाथ कुछ हद तक गर्म हो जाते हैं और मोड़ने में या लंबे करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसानी तब है, इससे भी ज़्यादा आप आसान तरीके से तब रगड़ सकते हैं जब पानी के नीचे आप हाथ रखें। तब देखिए, आप पानी के नीचे हाथ रखें, कितने आराम से आप उसको रगड़ पाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि जब सूखे हाथों को रगड़िए, जब पानी नहीं है, जब तरल का या द्रवों का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तब हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी और उस टाइम घर्षण ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी पानी में या किसी और तरल में हाथ रखते हैं, तब बड़े आराम से दोनों ही हाथ एक दूसरे पर रगड़ किए जा सकते हैं और घर्षण कम महसूस होगा ऐसे टाइम पे। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे देखते हैं कि जल के कारण घर्षण। ठीक है, जल के कारण घर्षण क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु पानी में गति करती है, तो इस पर भी घर्षण बल लगता है। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एक और बहुत ही अच्छी क्रियाकलाप आपके लिए यहाँ पर रखी जा रही है ताकि आप समझ सकें कि घर्षण जो है वो पानी में कैसे होता है। ठीक है, या होता है या नहीं होता, ये सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी आपको। तो एक्टिविटी है 3। एक्टिविटी में देख लीजिए क्या है उद्देश्य। यह दर्शाना की द्रव भी घर्षण उत्पन्न करते हैं।
इसमें देखिए कि दो, चलिए पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। आवश्यक सामग्री है प्लास्टिसिन, 2 जार तथा जल। फिर प्रक्रिया देखिए, प्लास्टिसिन के समान आकार की 2 गेंदें बनाइए, एक जार को जल से भरिए तथा दूसरे को खाली रहने दीजिए। एक ही समय पर एक प्लास्टिसिन गेंद को प्रथम जार में तथा दूसरी प्लास्टिसिन गेंद को द्वितीय जार में डालिए। किस जार में प्लास्टिसिन गेंद जार की तली में पहले पहुंचती है? चलिए, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने देखिए 2 जार लिए हैं, ये जार नंबर 1 है और ये जार नंबर 2 है। इस जार नंबर 2 को पानी से, वाटर से भर दिया गया है और यहाँ पर प्लास्टिसिन, अगर आपको प्लास्टिसिन नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक की गेंद भी ले सकते हैं जिसका वज़न कम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि जिसका वज़न निग्लिजिबल हो, मतलब जिसका वज़न आप नाप भी ना पाएँ, इतना कम हो। ठीक, तो वो ले लीजिए और आप यहाँ पर जैसे ही बॉल गिराएंगे, दोनों बॉलों को एक साथ एक ही समय में गिराना है, दोनों बीकरों में, दोनों टबों में भी गिराना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर जैसे ही बॉल गिरती है तो कहीं पर तो बॉल पहले पहुँचती है। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ पर पहले पहुँचती होगी और वजह भी कि क्यों एक जगह पहले है और एक जगह बाद में, जबकि ऊपर से जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तब तो सेम टाइम में कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग टाइम पर पहुँच रही हैं? उसकी वजह देखिए, वजह ये है कि जब हम पानी में बॉल डालते हैं, जब हम पानी के ऊपर से बॉल डालते हैं, पानी के जैसे ही वो पानी के अंदर आती है बॉल, उसको घर्षण का सामना करना पड़ता है और नीचे जाने के लिए पानी को अपने रास्ते से हटाना पड़ता है। पानी को हटाने के लिए एक बल लगाना पड़ता है और पानी एक दूसरा बल इस बॉल पे लगाता है जो कि घर्षण कहलाता है। बात समझ में आई आपको? फिर से समझ लीजिए कि जब बॉल नीचे आना शुरू करती है, बॉल अपने रास्ते से पानी को हटाती है ताकि नीचे आ सके, लेकिन पानी एक उल्टा बल उस पर लगाता है रोकने के लिए कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपने आर पार। और ये जो नहीं वाला बल है कि मैं नहीं जाने दूंगी, यह है घर्षण। जो कौन लगा रहा है? पानी। मतलब इससे ये समझ में आता है कि द्रव जो हैं वो घर्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए करते कराते बॉल नीचे आ ही गई। लेकिन अब हम यहाँ पहले वाले बीकर की बात करते हैं। तो पहले वाले बीकर में देखिए, जैसे ही आपने बॉल डाली, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बॉल को किसी ने नहीं रोका, बॉल फटाफट चटाचट नीचे आ गई। ठीक, इसका मतलब बॉल जो है पहले वाले बीकर में पहले आई और दूसरे वाले बीकर में जिसमें पानी भरा था उसमें बाद में आई। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले बीकर में क्या था? दूसरे वाले बीकर में पानी भरा था और द्रव ने जो है बॉल के साथ घर्षण उत्पन्न किया। द्रव की सतह ने और बॉल की सतह ने घर्षण उत्पन्न किया, जिसके कारण बॉल जल्दी नहीं आ पाई और टाइम लगा उसको नीचे आने में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं अवलोकन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जिस जार में जल नहीं भरा है, अर्थात जो जार खाली है, उनमें प्लास्टिसिन गेंद तली में पहले पहुंचती है। मतलब जो खाली है वहाँ पर बॉल सबसे पहले नीचे पहुंच जाती है। निष्कर्ष ये है कि हम उपयुक्त क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव घर्षण उत्पन्न करते हैं और द्रव में उत्पन्न घर्षण का मान वायु में उत्पन्न घर्षण के मान से अधिक होता है। भाई वही वाली बात आ गई जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम तीनों अवस्थाओं को लें, सॉलिड को, ठोस को, लिक्विड को और गैस को, तो सबसे ज़्यादा अगर घर्षण कहीं होता है उत्पन्न तो वो है सॉलिड में, ठोस में, और उसके बाद कहीं होता है तो वो है द्रव में, और सबसे आखिर में घर्षण कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो होता है गैस में। ठीक है, तो सबसे कम घर्षण जो है गैस प्रोड्यूस कर पाती है और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जो है द्रव कर पाता है और सबसे ज़्यादा ठोस वस्तुएं जो हैं द्रव ये घर्षण प्रोड्यूस कर पाती हैं। ठीक है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि द्रवों के घर्षण के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। कि जिस ऐसी बातें अब हमें उदाहरण मिलेंगे जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि द्रव कहाँ और कैसे घर्षण लगाते हैं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, एक प्रैक्टिकली जो हम जिंदगी जी रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं द्रव के द्वारा घर्षण लगाने के। तो अब हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि द्रवों के कारण होने वाला घर्षण नावों और जहाजों की गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने कभी सोचा है जो नावें और जहाज का विशेष आकार क्यों होता है, कि भाई जो आकार दिया गया है कि नावों और जहाज का एक विशेष आकार होता है, तो वो क्यों होता है, ये इस बात को प्रूव करेगा कि घर्षण होता है या घर्षण को कम करने के लिए ऐसा आकार होता है। अर्थात सामने से पतला और मध्य से चौड़ा। जी अभी मैंने आपको बताया था कि चलिए एक जहाज़ की बात कर लेते हैं। हवाई जहाज़ पे तो अपन देख चुके हैं, एक जहाज़ और देख लेते हैं कि ये जहाज़ है पानी का, कुछ इस तरीके का ही होता है ना, और इसको आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे की तरफ। ठीक, इस तरफ इसको जाना है। और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो पानी जो सामने से बहता हुआ इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक, वो दो भागों में बट जाएगा। कहाँ बटेगा? ऐसे और ऐसे। ठीक, अब जब ये बटेगा तो बगल से निकलेगा, और बगल से जब ये छुलता हुआ निकलेगा तो क्योंकि जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो पानी की सतह को और जहाज़ की सतह को आपस में एक दूसरे पर रगड़ खाने का समय कम मिलेगा। और क्योंकि रगड़ खाने का समय कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर उत्पन्न होने वाला घर्षण बल भी कम रहेगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, कि जो जहाज़ है पानी का, ये जब पानी में तेज़ गति से जब चलते हैं तो सामने से आने वाला पानी दो भागों में बट जाता है। और क्योंकि गति पानी के जहाज़ की तेज़ है, तो जो समुद्र है या नदी जिस पे ये तैर रहे हैं, उस पानी को कम समय मिलेगा कि वह जहाज़ की सतह को छुएं और घर्षण को उत्पन्न करें। और कम समय होने की वजह से घर्षण भी कम होता है यहाँ पर। ठीक है, और कम घर्षण होने की वजह से क्या होगा कि जहाज़ आराम से आगे तेज़ गति से बढ़ सकता है। तो ये जो खास तरीके का इनका शेप बनाया जाता है, वो इसीलिए बनाया जाता है कि सामने से तो कोई रुकावट हो नहीं, तो सामने से इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? पतला। और मध्य से रखा जाता है चौड़ा, कि बीच में ये जो है बीच की तरफ से ये काफ़ी चौड़े होते हैं। तो ये जो चौड़ाई है ये किस काम आती है? ये जो चौड़ाई है ये इन्हें आगे बढ़ने में और तेज़ गति रखने में मदद करती है। आई बात समझ में आपको? कि आगे बढ़ने में और तेज़ गति में मदद करती है, क्योंकि पानी जो सामने से आया, जैसे ही वो मध्य भाग में पहुंचता है, मध्य भाग में पहुंचते ही वो क्या करता है? ऑपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण अपने आप ही जहाज़ की स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद नया देखते हैं। इसके कारण द्रव्य में गति करते हुए नावों एवं जहाज पर कम घर्षण लगता है। इस प्रकार के आकार को धारा रेखीय कहते हैं। इंग्लिश में देखिए धारा रेखीय को स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। और हिंदी का धारा रेखीय और इंग्लिश का स्ट्रीम लाइन कुछ खास फर्क वाला नहीं होता है। इनका कुछ आकार इस तरीके से होता है कि सामने से ये पतले होते हैं और बीच से या मध्य से ये चौड़े होते हैं। अगर आप एक हवाई जहाज़ बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना? इसी तरीके का होता है हवाई जहाज़। तो आप समझ सकते हो इसमें कि यहाँ पर इसमें विंग्स लगे होते हैं और सामने से ये बिल्कुल पतला होता है, ताकि यहाँ से धारा आए और दो भागों में टूटे और धारा को बहुत कम समय मिले कि वो सतह से छुल सके हवाई जहाज़ की, और कम से कम घर्षण उत्पन्न कर सके, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ आराम से चले। और यही हवा जब मध्य भाग पर पहुँचती है तो यह मदद करती है जहाज़ को ऊपर उठाए रखने में। ठीक, इसके बाद आगे करते हैं कि ये जो हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ जो तैरते हैं, वो सारे के सारा खेल होता है जहाज़ के आकार का, जो कि धारा रेखीय होते हैं। इसके बाद यहाँ अगली बात कर लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार का आकार है जिसके अंतर्गत कोई पिंड वायु या द्रव में कम घर्षण का अनुभव करते हुए गति करता है। ठीक है, इससे समझ में आता है कि ये जो आकार है जिसका नाम हमने
जिसे हम धारा रेखीय कहते हैं, तो धारा रेखीय एक ऐसा आकार है जिसकी वजह से कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, इसमें पिंड ये भी हो सकता, हवाई जहाज भी हो सकता है और पानी का जहाज भी हो सकता है, वायु या द्रव में कम घर्षण अनुभव करते हैं और आराम से आगे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा टॉपिक आज ख़त्म करना है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो टॉपिक्स हैं बेटा, ये जो हैं सारे ही बोर्ड्स के लिए हैं। इसमें आप छोटे छोटे टॉपिक इसको अलग करके भी पढ़ सकते हैं और साथ में भी मिला के पढ़ सकते हैं। चाहे आप CBSE की किताब देखें, चाहे आप NCERT की किताबें देखें, ये सब एक ही जैसे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम इसमें से क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर और चल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चलिए ठीक, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हम वैसे ही पढ़ चुके थे पिछले वाले पन्ने में। और आगे देख लेते हैं कि क्या है कि मछलियों एवं अन्य समुद्री जंतुओं के शरीर का आकार भी धारा रेखीय होता है, जिसके कारण वे जल में सुगमता पूर्वक तैरते रहते हैं। आप अगर मछली को निकाल के देखें तो आपको जो आकार दिखेगा, आप उसी आकार को धारा रेखीय अपने जहन में, अपना दिमाग में डाल लीजिए, ठीक। क्योंकि मछली का आकार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और साथ में चिड़ियों का जो आकार है, क्योंकि चिड़ियाँ भी उड़ती हैं और मछलियाँ भी तैरती हैं, और दो, एक द्रव में तैरती है तो एक गैस में तैरता है। तो इसकी वजह से, उनके आकार की वजह से ही वो तैर पाते हैं, उड़ पाते हैं। और आकार कैसा होता है? आकार होता है धारा रेखीय, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। जब कोई तैराक जल में तैरता है तो वह अपने शरीर को धारा रेखीय कर लेता है, जिसके कारण वह कम घर्षण का अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि जब तैराक कूदते हैं पानी में, है ना, तो वो अपने हाथों को ऐसे दोनों हाथों को मिलाकर वी बना लेते हैं, देखा है ना आपने। तो ये जो वी बना लेते हैं और फिर उनका फेस कहाँ है? यहाँ पर है। और ये इनके थोड़ी सी गर्दन और ये कंधे हैं और ये हाथ इनके ऊपर की तरफ ऐसे आ जाते हैं। और फिर पीछे की तरफ जाएं तो यहाँ इनके पैर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरीके का जो शेप है, अगर इसको आप एक तरीके से मिला के देखो कि यहाँ से पतला है और बीच में तो मोटा होता ही है कमर की तरफ से, और फिर पतला हो गया, तो ये जो शेप है इसको अगर आप मिला लो तो ये एक तरीके से कहा जाएगा कि तैराक भी अपना जो आकार है वो धारा रेखीय बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? ताकि पानी में कूदते साथ ही घर्षण का कम से कम अनुभव कर सकें और जल्दी से जल्दी आगे 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 बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। वैसे बेटा इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप चाहें तो पढ़ लें एक दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि चूंकि द्रवों के कारण होने वाले घर्षण का मान ठोस सतह की गति के कारण होने वाले घर्षण के मान से कम होता है, इसलिए नावों तथा जहाज़ों को ब्रेक लगाकर रोकना कठिन होता है। यही कारण है कि गतिमान नाव को रोकने के लिए नौका चालक अपनी पतवार को विपरीत दिशा में गति करने लगता है। इसी प्रकार बड़े समुद्री जहाज को रोकने के लिए उनके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाता है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए कि भाई जब कोई ये जैसे बोट है, ये पानी में चल रही है, तो पानी में ब्रेक तो लगेगा नहीं, पानी में कोई ब्रेक वाला सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो इसको रोकेंगे कैसे? तो इसको रोकने के लिए ये सिस्टम होता है कि जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पतवार, है ना, ये छोटी छोटी नौकाएं उनमें लगी होती हैं, जो कि जब हमें आगे बढ़ना है तो पानी को आगे से पीछे खींचती है। पानी को कैसे खींचती है? आगे से पीछे खींचती है ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब नौका को रोकने की बारी आती है तो हम इसको उल्टा चलाते हैं। हम इसको कैसे चलाते हैं? उल्टा। कि हम क्या करते हैं कि इस तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में आप नौका चला रहे हो, आपको पतवार उल्टी डायरेक्शन में चलाना है। अगर आप नौका ऐसे चला रहे हो यूँ करके,
तो आपको नौका उल्टे दिशा, आपको पतवार ऐसे चलाना है, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे की तरफ से चला रहे हो तो ऊपर की तरफ पतवार चलाना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नौका कुछ वक्त के बाद रुक जाएगी। अब बड़े बड़े जहाज़ों में तो पतवार वगैरह होते नहीं हैं, वो चलते हैं इंजन से। कैसे चलते हैं, इंजन से। तो इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है उनको रोकने के लिए, कि इंजन अगर आगे की तरफ लेके जा रहा है, मान लीजिए इंजन इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो रोकते समय अगर रोकना है तो इंजन को उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चलाया जाता है, ठीक है। जैसे ही इसको विपरीत दिशा में चलाते हैं तो सामने का आगे बढ़ने वाला इंजन और पीछे वाला आपस में एक दूसरे की फोर्स को बराबर कर लेता है और रुक जाती है जहाज़। धीमी गति पे हो जाता है पहले और फिर एकदम से रुक जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो चुके हैं। अब इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वायु के कारण घर्षण। देखिए अभी तक तो हम द्रव में पढ़ रहे थे, अब हम वायु में भी पढ़ लेते हैं कि वायु में गतिमान वस्तु पर भी वायु के कारण घर्षण लगता है। हाँ, इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ हवा में है, हवा में होने पर भी उस पर घर्षण बल लग सकता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए आप इसको हवाई जहाज लीजिए और इसका पहले शेप देखिए, आकार देखिए, इसका आकार कैसा है, धारा रेखीय है। सामने से कैसा है, यहाँ पर पतला है और इधर बीच में आकर कैसे हो गया, चौड़ा हो गया। तो धारा रेखीय होने की वजह से धारा इसके ऊपर से बह जाती है, अगल बगल से बह जाती है और घर्षण कम लगता है, और बीच में आकर धारा ऊपर करने, जहाज को ऊपर रखने में मदद करती है, ठीक है। चलिए तो इसको पहला वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि वायु में घर्षण के मान को कम करने हेतु वायुयानों का आकार धारा रेखीय बनाया जाता। मतलब अगर कोई भी आकार उड़ना चाहे कहाँ, आकाश में, तो अगर उसका आकार धारा रेखीय है तो वो उड़ सकता है, और धारा रेखीय नहीं हुआ तो वह नहीं उड़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी पक्षियों का आकार धारा रेखीय होता है, जिसके कारण उन पर वायु द्वारा कम घर्षण लगता है और वे सुगमता पूर्वक उड़ सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना चाहें कि वायु में घर्षण किस तरीके से होता है और कैसे रोका जा सकता है, कैसे आराम से वायु में उड़ा जा सकता है, तो सबसे अच्छी हैं चिड़ियाँ हैं। आपने देखा होगा चिड़ियाँ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत उड़ के पहुँच जाती हैं, है ना, तुरंत उड़ के पहुँच जाती हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो आकार है, उनका आकार कैसा है, उनका आकार है धारा रेखीय। इस धारा रेखीय आकार की वजह से वो आराम से उड़ सकती हैं और जब चाहे अपने पैर नीचे रखकर धीमी गति कर अपने पंखों को बंद कर अपने पंखों को जो है फैला लेती हैं, जिसकी वजह से अपना आकार और अलग कर लेती हैं धारा रेखीय से, और धीमी धीमी होकर उतर सकती हैं ज़मीन पर, या फिर रुक सकती हैं, या पेड़ पर भी बैठ सकती हैं। चलिए इसके बाद देखिए हम जो है पहला पॉइंट कर चुके थे, अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट करने वाले हैं।